इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। मान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मेरा दुख पड़ा हुआ है पालने में, ले देख ले। और बांट सकती है मेरा दुख तब बांट ले मेरा दुख। बोल बोल, तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए उसका? हाथ, पैर या सर? बोल बोल, क्या चाहिए क्या तुझे? आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, परंतु आप उसका दंड मुझे मत दीजिए। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। रहने दे ये झूठी संवेदना। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं ना। सुना है कि बड़ा सुंदर है तेरा पुत्र। होगा ही, तू खुद भी तो कितनी सुंदर है। इसीलिए तो महाराज का मन तुझ पर आ गया। तभी तो तेरे पिता का वध करके उन्होंने तुझे प्राप्त किया था। नहीं दीदी, मेरा विवाह तो मेरे पिता की अनुमति से हुआ था, जब महाराज जारांत ने नारद को मारकर भगा दिया था। मैं तो मात्र उस विजय का उपहार हूँ। मगर फिर भी वो तुझे अधिक प्यार करते हैं और अब तो प्यार करने का एक और कारण पैदा हो गया है। महारानी, आप चलिए। आपका शरीर अभी कमजोर है। शरीर पर इतना जोर देना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए आइए महारानी। महाराज की जय हो। सेनापति बाहुल आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। महाराज की जय हो। पुत्र जन्म के लिए महाराज को बधाई। बधाई दुगनी होती बाहुल, परंतु विधाता ने नासा के साथ क्रूर मजाक किया है। सुना है महारानी रासा का पुत्र अति सुंदर है। हाँ बाहुल, परंतु विधाता का न्याय भी अजीब है। नासा का दुख रासा के सुख से दुगना होकर आया है। महारानी नासा का घाव कोई नहीं भर सकता महाराज। महारानी रासा की खुशी तो बिल्कुल नहीं। महाराज, ज्योतिषियों को बुलाकर युवराजों की जन्म कुंडली और नामकरण संस्कार का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अवश्य। हाँ महाराज, सारे प्रमुख राज ज्योतिषियों को निमंत्रण दे देना चाहिए, सिवाय उस होशिन के। होशिन को क्यों नहीं? क्योंकि महाराज होशिन ओमियान का सदस्य था और ओमियान हमेशा हमारे मामलों में दखल देता रहा है। ओमियान अंतरिक्ष की शांति सेना का संगठन है राजपुरोहित। उसकी उपस्थिति और प्रयास से ही आज सैकड़ों वर्षों से अंतरिक्ष में शांति है। कब तक सेनापति बाहुल, कब तक? शांति तो केवल युद्ध की तैयारी का समय होता है, अर्थात किसी बड़े तूफान के आने का संकेत।
महारानी नासा का तो स्वभाव ही ऐसा है महारानी। मैं उनके व्यवहार से दुखी नहीं हूँ जीनू। मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ। युवराज, आखिर तूने इसे जगाई दिया ना? अरे मेरा युवराज, मेरा युवराज, मेरा युवराज। महारानी। अरे बच्चा, टोबो, ऐसा नहीं कहते। मैं इसके पुर्जे पुर्जे निकाल दूंगी। ये मुझे सड़ी हुई बुढ़िया बोलता है। जाने दीजिए, ये हमारा टोबो है ना, ये यंत्र मानव ही तो है। यंत्र मानव? महारानी आप नहीं जानती कितना शरारती है। जब हम दासियां स्नान करने जाती हैं, तो हमारे कपड़े गायब कर देता है। क्या स्नान करते वक्त कपड़ों की क्या जरूरत? अबे जंग लगे कटोरे, स्नान के बाद तो कपड़ों की आवश्यकता होती है ना? टोबो, ऐसा नहीं कहते। तुम जो करोगे वही मेरा बच्चा सीखेगा। तुम इसके बड़े भाई जैसे हो, तुम इसके अभिभावक हो, तुम्हें तो इसका आदर्श बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना बेटा? कहता है मेरे अंदर आदर्श नहीं डाले गए हैं। ठीक है, मैं तुझे अभी कारखाने भिजवाती हूँ तेरे अंदर आदर्श डलवाने के लिए। शैतान झूठ मूठ रोने का नाटक करता है। जाने देना, बेचारा रोबो ही तो है, कोई मनुष्य थोड़ी है। महासामंत नारक के चेहरे से यह स्पष्ट है कि जारांत ने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जारांत! कुर्बाक, जारांत को इस बात का भारी मूल्य चुकाना होगा। कैसा मूल्य स्वामी नारक? हम उसकी इस खुशी को ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने देंगे। यदि आप उस निर्दोष बच्चे की हत्या के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे ओसेक संघ की सारे अंतरिक्ष में बदनामी होगी। सारे ग्रह हमारा बहिष्कार करेंगे और अम्यान की सेनाएं हमें अंतरिक्ष में कहीं भी सर नहीं छुपाने देंगी। पूर्वक ये काम इतने गुप्त ढंग से होगा कि किसी को भी शक नहीं होगा कि इस काम के पीछे हमारा हाथ है। अर्थात ऐसे कामों के लिए किराए के लोग मिलते हैं और भी बहुत से तरीके हैं। तो स्वामी नारक, ये काम आप कुर्बक पर छोड़ दीजिए। मैं आपको एक ऐसा हत्यारा दिलाऊंगा कि जो अगर रंगे हाथ में पकड़ा जाए तो भी कुछ पता ना चले। हमें तुमसे यही आशा थी कुर्बक। तो बताइए राज्योशियों, हमारे दोनों बच्चों की कुंडलियां क्या कहती हैं? महाराज, आपके बड़े बेटे के नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं हैं। उसका जन्म थार के लिए मंगलकारी है। मंगलकारी? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। यदि महाराज आपको हमारी गणना पर विश्वास नहीं तो आप किसी से भी गणना करवा सकते हैं। महाराज जारांत को होशिन का प्रणाम। प्रणाम महान होशिन। आप अचानक? पता था मुझे कि निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, परंतु आना आवश्यक था। बहुत शुभ है थार के लिए आपका
छोटा पुत्र। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है महान होशिन, लेकिन मेरे बड़े बेटे के विषय में आपको क्या कहना है? इसके लिए केवल आंसू है मेरे पास। बड़ा अभागा है बेचारा, अनिष्ट हो सकता है इसके कारण थार का। इसलिए मैं कहता था महाराज, इस पाखंडी को निमंत्रित मत कीजिए। चक्रांत, होशिन वही कह रहे हैं जो अन्य राज्योशियों ने कहा है। उन पर अनावश्यक संदेह करना ठीक नहीं। हाँ तो महान होशिन, बताइए कि इसका क्या समाधान है? जो होता है समाधान एक जहरीले जानवर का। मैं महान होशिन से सहमत नहीं हूँ महाराज। एक निर्दोष बालक को दंड देना अन्याय है, पाप है ये। मेरे बच्चे पर एहसान करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता। जो कोई भी मेरे बच्चे को स्पर्श करेगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। परंतु महारानी नासा, ये थार के भविष्य का प्रश्न है। संभव है महाराज, बीच का एक रास्ता। बोलो महान होशिन, मैं अनावश्यक रूप से बाल हत्या के पक्ष में नहीं हूं। इस बालक को ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाए जहां यह किसी को हानि ना पहुंचा सके। इसका कोई नाम भी तो सुझाइए महान होशिन। आज के इस खुशी के अवसर पर जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। महान होशिन, अब मेरे छोटे बेटे के विषय में भी कुछ बताइए। इसका और मेरा बहुत पुराना संबंध है महाराज। पिछले कई जन्मों से शिष्य रह चुका है मेरा। परंतु पहले 25वें और 30वें वर्ष की आयु में मृत्यु का योग है। ये तो बहुत अशुभ है। ये क्या कर दिया विधाता ने? ऐसे नहीं करना चाहिए। बच गया तो बनेगा आर्याना अंतरिक्ष का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट। इसकी कीर्ति प्रखर सूर्य बन के चमकेगी और इसका नाम होगा आर्यमान। मेरे बच्चे को तहखाने में डाल दिया, जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया उसे।
शुक्रांत, तुमने तो वादा किया था ना कि मेरा बच्चा थार का सम्राट बनेगा, महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा। वो शुक्रांत, तुमने मुझसे वादा किया था ना। शुक्रांत को अपना वादा याद है महारानी। दुर्दान ही महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा। आर्यमान, उसका भी प्रबंध मैंने कर लिया है। हम उसे विष तो हमने रासा को पहले भी दिया था, लेकिन वो बच गई। हाँ महारानी, उसे तो एक चमत्कार ही कहा जा सकता है, वरना शुक्रांत के विष से आज तक कोई नहीं बच सका है। लेकिन अब आप चिंता न करें, ये विष उससे भी अधिक प्रभावशाली है। और मैंने महारानी रासा की एक दासी को राजी कर लिया है। वो चुपके से रासा के बदन पर इस विष का लेप लगा देगी, और जैसे ही आर्यमान मां का दूध पिएगा, वो दूध उसके लिए विष साबित होगा। कोख की दुनिया से वास्तविक दुनिया में जन्म लेता है। उसके पैदा होने की घड़ी भाग्य, दुर्भाग्य, ये सब तो मां की कोख में ही तय हो जाता है। पर अफसोस, दुर्दान पर नासा की बिगड़ी दिमागी हालत का असर तो हुआ ही नहीं। साथ में उसके जन्म के समय ग्रहों की नाजुक स्थिति काफी भयानक साबित हुई है। नक्षत्रों पर ग्रहों की छाया तो पड़ ही चुकी है, जो बच्चे पर काफी बुरा असर छोड़ गई है, जिसका चिन्ह पूंछ बनकर उसकी पिशाची ताकत का प्रतीक बन गया है।